आज स्टार्ट करना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। याद है सब लोगों को ना, एनएलएम कहते हैं ना इसको। आ जाइए। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन के तीनों लॉज। याद है पहला लॉ कौन सा लॉ कहा जाता था? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा? देखा जाए तो ये आलसियों का नियम है, यही ना, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है ना? इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मेंटेन इट्स स्टेट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वह वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कहीं भी ये कहीं ना कहीं ये लॉ फोर्स का काम बता रहा है कि यदि बॉडी रेस्ट में है और चल दिया तो निश्चित है कि वहां कोई फोर्स लगा है, और यदि कोई चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज चेंज होगा तो कहोगे वेलोसिटी चेंज हो गया। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज चेंज होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया, और इसका मतलब वहां फोर्स लगा है। आज के बाद ये समझ जाओ, कोई बॉडी रेस्ट में है वो तभी चलेगा जब फोर्स लगेगा। कोई बॉडी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड में चाहे डायरेक्शन में तभी चेंज होगा जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो वास्तव में फोर्स का काम बतलाता है कि फोर्स का काम क्या है। क्लियर है? इसको दो तरह का इनर्शिया हम लोग करते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है यदि रेस्ट में है और रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखा है, उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हिंदी वाले इनर्शिया माने जड़त्व, याद है ना, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में पड़ा रहता है कि नहीं? तुम लोग आलसी की तरह सो रहे तो सोते रहते हैं, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। कि हमको अंदर से भी आ सकता हो तुम लोगों को कि चले कोचिंग जाना है या उठ के पढ़ना है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तब आप क्या करते हो? उठते हो, है ना? तो ये तो सही बात है, पूरा नियम ही तो बता रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया। वो कहता पूरा दुनिया आलसी है, जैसे वैसे पढ़ना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगे, कोई काम का प्रेरणा ना आए उसके ऊपर। अब जगह बना दो। तो ये तो क्लियर हुआ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको कहते हैं बेटा? कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखा है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाया। और इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, इस जो नेचर है, ये जो टेंडेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में इनर्शिया मतलब मोशन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चला तो वेलोसिटी चल रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बड़ा है तो बड़ा ही है, अपने आप तो चलेगा नहीं। तो इसका मतलब है, याद है ना सब लोग को, ये था लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम कह सकते हैं दो तरह का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया एक टेंडेंसी है कि रेस्ट में तो रेस्ट में पड़ा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। इनर्शिया कब ब्रेक होगा? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। जनरली लोग कहें इनर्शिया को मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो इनर्शिया का मेजरमेंट जो होता है वो बता दें, मास से होता है। जिसमें मास ज्यादा हम कहते हैं उसमें इनर्शिया ज्यादा है। अब इस पर बारे में हम लोग आगे आकर एक लेक्चर बाद में तो बात करेंगे, एक स्टेप बाद इस पर बात करेंगे। तो ध्यान देना, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा कहते हैं। सही बात है ना? जो भारी लोग होते हैं वो तेज दौड़ते हैं क्या? उनको उठने में भी समय लगता है, उनको काम करना बहुत देर लगेगा। जो पतले होंगे वैसे उड़ते रहते हैं। ठीक है? तो ये इनर्शिया का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मास से करते हैं। दूसरा पॉइंट, तो पहला बात फोर्स का काम बताया। फोर्स यदि कोई चीज रुका है और चल दिया तो फोर्स लगना तय है। कोई यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों चेंज हो रहा है तो समझ जाओ वहां फोर्स लगा। फोर्स का काम है रुके को चला देना, चलते को रोक देना नहीं, चेंज कर देना, है ना? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी। दूसरा लॉ जो बताता है न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में। क्या बताता है? फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस पर वेक्टर लगा दो बेटा, वेक्टर ज्यादा अच्छा लगेगा। वेक्टर F इक्वल टू dp बाई dt कर दो तो फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद रखिए किसी बॉडी पर फोर्स लगा तो क्या चीज चेंज हो गया? मोमेंटम चेंज होता है। और जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वही फोर्स को में ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, दूसरा फोर्स ज्यादा है। कोई फोर्स ऐसे तो मेजरमेंट हो नहीं सकता था। तो एक मोमेंटम के आधार पर ये मेजरमेंट हुआ, वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिसमें मोमेंटम तेजी से चेंज होगा उसका फोर्स ज्यादा है। मोमेंटम को डिफाइन किया गया P इक्वल टू m इंटू v। याद होगा सबको, F इक्वल टू dp बाई dt। यही है सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही ना था भाई सेकेंड लॉ। मतलब सेकेंड लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करता है। इसी को सब लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं और कहें वेक्टर F इक्वल टू ऐसे लिखा करो d बाई dt m इंटू v। यदि समझदार हो तो यहाँ दो लोग हैं, मास और वेलोसिटी। अरे इसको सही बात आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। अरे सही सही लिखना तो ऐसे लिखोगे m आराम किया dv बाई dt प्लस v आराम किया और dm बाई dt। ऐसे होना चाहिए। अरे वाह, अभी भी तुम लोग पढ़े थे dv बाई dt, पढ़ चुके हो वेक्टर। dv बाई dt क्या हो गया? एक्सलेशन। सर वेक्टर F इक्वल टू, ये F क्या है? नेट फोर्स। यदि किसी बॉडी पर 15-20 फोर्स लगेंगे तो सभी फोर्स को वेक्टोरली ऐड करोगे तो नेट फोर्स आएगा। सुन रहे हो ना? जोड़े ने एक लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक से ज्यादा फोर्स लगा है तो सभी फोर्स को कैसे जोड़ोगे? वेक्टोरली। हम सिखाए थे क्या फोर्स को वेक्टोरली जोड़ना? तो यदि सभी फोर्स क्या करते हैं? कंपोनेंट तोड़ देते हैं x में और y। तो हम यहां से काम कर लेते हैं। अब ये ध्यान देना वेक्टर F बराबर m इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर v dm बाई dt। तो वेक्टर F इक्वल टू कितना क्या आ गया बेटा? m इंटू a प्लस v dm बाई dt। dm बाई dt क्या है जल्दी बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है dm बाई dt। अच्छा एक बात हमें बताओ, यदि m कांस्टेंट या यदि m वेरिएबल है तब तो m बराबर ma लिखा है। m वेरिएबल कैसे होता है सर? तो बता रहे हैं, जैसे ट्रक खुला चल रहा है और पानी बरस रहा है और पानी ट्रक पर कलेक्ट हो रहा है, तो क्या मास टाइम के साथ बढ़ रहा है कि नहीं? तो यहां नहीं कह सकते ट्रक का मास कांस्टेंट है। उस जगह फोर्स लगा रहे हो, ट्रक पर इंजन द्वारा फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो है ही है, मास भी वेरिएबल है। तो हर स्टेट पर बात अलग अलग स्टेट पर अलग अलग बात होने लगेगी। तो ma इक्वल टू v dm बाई dt लगाना पड़ेगा। वहां dm बाई dt का रोल आता है। या रॉकेट, रॉकेट का नाम सुने याद? उसके अंदर फ्यूल भरा होता है और रॉकेट ऊपर जाता तो फ्यूल नीचे फेंकता जाता है। जब फ्यूल नीचे फेंकता जा रहा है तो क्या उस रॉकेट का मास लगातार कम हो रहा है कि? इसका मतलब सर यहाँ भी मास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ भी dm बाई dt का यूज होने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं? अरे दिमाग चल रहा है ना? तो इसका मतलब साफ ये होने शुरू हो गया कि भाई देखिए यहाँ पर फोर्स में ये दोनों फॉर्मूला लगेगा यदि मास वेरिएबल है तब। लेकिन सामान्य जितने क्वेश्चन हम लोग को लगते हैं सब में मास कांस्टेंट होते हैं। जैसे ब्लॉक है, फोर्स लगा, अब ब्लॉक का मास तो चेंज हो नहीं रहा। किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यदि मास कांस्टेंट है तब तो हम कर देंगे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि dm by dt m कांस्टेंट तो dm by dt जीरो। तब हम वेक्टर F इक्वल टू क्या कर देते हैं? m इंटू a। लेकिन कब? जब मास कांस्टेंट है तब। तो वेक्टर F इक्वल टू m इंटू a कर दो। m क्या है भाई? जल्दी से बोलो। इसका मास m क्या है? बॉडी का मास। a क्या है? एक्सलेशन। तो ये सीधा सीधा बात हो गया कि भाई यदि बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसको क्या मिलेगा? एक्सलेशन। तो यदि कहीं क्वेश्चन में 3-4 फोर्स लगा है
सुन रहे हो ना? एक बॉडी है 3 4, तो हमने क्या कहा? फोर्स का कंपोनेंट तोड़ और नेट फोर्स निकाल, और नेट फोर्स बराबर ma करेंगे तो a का वैल्यू निकलकर आ जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, यदि मास कांस्टेंट है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही एक्सीलरेशन का। कौन से फोर्स? नेट फोर्स। बार बार यदि बोल ले तो समझना। कई लोग यहीं पर क्वेश्चन बना लेते हैं, कहेंगे भाई F1 फोर्स दे देंगे, F2 दे देंगे और F3 अननोन दे देंगे, और बॉडी का मास और एक्सीलरेशन दे देंगे, और बोलेंगे उस अननोन फोर्स का वैल्यू बताओ। तो जब मास और एक्सीलरेशन दे दिया है तो हम समझ गए नेट फोर्स दे दिया। सर F1 भी दिया है, F2 भी दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है? F3 पूछ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत खतरनाक होता है। मैं बार बार आपको से बोल रहा हूं, फिजिक्स में लैंग्वेज पर काम करना होगा हम सबको। तो जो नेट फोर्स होता है वो वेक्टर F बराबर M इंटू A। रुक जाओ, थोड़ी देर में क्वेश्चन भी दे देते हैं इस पर, धीरे थ्योरी बढ़ा दें। तो वेक्टर F बराबर M इंटू A में समझ जाना, जहां नेट एक्सीलरेशन दे दिया समझ जाओ क्वेश्चन में क्या दे दिया है? नेट फोर्स दे दिया। अब जितने फोर्स लग रहे हैं उनको मिला दे वेक्टोरली, उसके बाद M इंटू A कर दे, तो उसमें कोई अननोन फोर्स है उसको हम निकाल सकते। दूसरा एक बात और, मास कांस्टेंट है। यदि हमें क्वेश्चन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता चल जाए, क्या बोला? तो एक मजेदार बात है, जिधर उल्टा भी तो बोल सकते हैं, सर इधर एक्सीलरेशन है तो नेट फोर्स भी इधर होना चाहिए। असल नेट फोर्स यदि इधर है तो इसके परपेंडिकुलर में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस होगा। हाँ या ना? वेक्टर पढ़े 3 4 फोर्स लगे हैं और हमको मालूम चल गया एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो सबसे पहला काम होगा ऑल फोर्स शुड बी रिजॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अब जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है मतलब उधर ही रिजल्टेंट फोर्स है, उधर ही रिजल्टेंट है, तो उधर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो ma कर देंगे, और जो उसके नॉर्मल तक का फोर्स होगा उसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब जिधर एक्सीलरेशन है उधर ही फोर्स अनबैलेंस है, जिधर अनबैलेंस है जिधर एक्सीलरेशन, और उसके परपेंडिकुलर में। इसीलिए जितने क्वेश्चन लगाते हैं याद करो, जैसे हम लोग कभी सोचते होंगे जैसे ये बॉडी है, मास M है, मास कुछ बोलते हो 2 kg है, मान लो स्मूथ है, क्योंकि अभी हम लोग जो न्यूटन लॉ मोशन पढ़ेंगे वो मैक्सिमम किस पर पढ़ेंगे? स्मूथ पर। रेडी हो ना? हाँ, न्यूटन लॉ मोशन हम लोग एकदम बेस से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग मोमेंटम प्रदान करेंगे। आज पहले एक एक चीज क्लियर है। अब बताओ, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, मान लो 40 बहुत ज्यादा हो जाएगा, आ जाओ 10√2 न्यूटन लगा दिया 45 डिग्री पर। सुन रहे हो कि नहीं भाई? अब बोले इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो कहोगे भाई हम इस पर रुके हैं तो ये हम पर, धरती हमारे ऊपर लगा, जहां रुके हैं ग्राउंड पर वो लगा रहा है, वो लगा रहा है, तो ये क्या कर देंगे? लो भाई ये लगा दिया है, रोका है, नहीं तो हम तोड़ के नीचे चले जाते हैं। हम रुके इस पर इसलिए कि वो हमारा फोर्स लगा रहा है। हाँ या ना? यार इधर हो गया, mg किधर हो गया जल्दी से बताइए? mg नीचे हो गया, 20 नीचे हो गया। अच्छा तो ये किधर जाएगा? यहाँ यदि हम इसको खींचेंगे तो ये किधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है? ऊपर ना, किधर आगे ही ना जाएगा। ये धरती है तो धरती को तोड़ के तो जा नहीं सकता। हाँ, तो ये पता चल गया कि इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है? हॉरिजॉन्टल है। तो हम फोर्सेस को क्या तोड़ते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता चल गया ये है प्लेन के अलावा, तो तुरंत तुम कंपोनेंट का इधर तोड़ते हो, सर इधर 10 कहिए, इधर भी 10 कहिए, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो M इंटू A देगा और इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस। क्यों? क्योंकि जिधर एक्सीलरेशन है उधर ही अनबैलेंस फोर्स है, उधर ही नेट फोर्स है, और उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स बैलेंस। लो, इससे फायदा n भी निकल गया, a भी आ गया। क्या कर दिए? n प्लस 10 इक्वल टू 20 किया, और n बराबर दौड़ते हुए काम आ रहे हैं 10, पर ma यहां से आ गया 10 बराबर 2a कर दिया, a का वैल्यू हंसते हुए क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर एक क्या 3-4 फोर्स लगा था, क्या कहते हो? सुनाई दे रहा है क्या? अब 3-4 फोर्स लगा दिया तो क्या भाई? धरती है तो जब भी चलेगा, धरती मतलब ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, जब भी चलेगा तो हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो सभी फोर्स को क्या तोड़ेंगे?
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले जो नेट फोर्स होंगे उसको m इंटू a कह देंगे। सुनाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को क्या कह देंगे? m इंटू a। और जो परपेंडिकुलर वाले फोर्स है उनको हम बैलेंस कर देंगे। उससे जो अननोन वैल्यू होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब दो इक्वेशन बना आ गया हम लोग। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं हम लोगों के, जैसे अब इंक्लाइन प्लेन, यदि आप लोग बात समझ गए होंगे तो थोड़ा और बात को हम बढ़ाने जा रहे हैं। चलो अब इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग बात करें, तुम भी समझ रहोगे क्या होगा। इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन। कौन सा प्लेन? हिल लिख सकता भाई, रुका फिक्स। अब इस पर एंगल थीटा है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ ब्लॉक रखेंगे, स्मूथ सरफेस है। सरफेस अभी हम सभी सरफेस स्मूथ दे रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे। अभी ब्लॉक इस पर रख दिए, सुन रहे हो कि नहीं सर? ब्लॉक इस पर रख दिए तो बताओ भाई इस पर कौन कौन फोर्स काम कर रहा है? तुम लोग को कौन कौन सा फोर्स इस पर दिखाई दे रहा है? क्या तुम लोग को यन दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या तुम लोग को mg दिखाई दे रहा है? शायद अभी तक यही दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। यन दिखाई दे रहा है और mg दिखाई। समझ में आ रहा है? दिमाग चल रहा है? अच्छा, किसी क्वेश्चन में ए दे दे तो खुश हो जाना, नेट फोर्स दे दिया m इंटू a। अब जितने फोर्स लग रहे हैं उनका नेट फोर्स बराबर m कर दो तो बड़ा अच्छा होता है। दो फोर्स मालूम है, तीसरा फोर्स हम निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बड़ा मजेदार होता है ये बात। चलो अभी यहाँ बात करते हैं। इधर n हो गया, इधर mg हो गया, हाँ है ना? अब एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? हमें पता हो गया सर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। सर हम ये बताने की कोशिश करें क्यों हम कंपोनेंट तोड़ते हैं। फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना किस बात से डिसाइड करते हैं? यदि हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चल गया तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर फोर्स तोड़िए और उसकी नॉर्मल तोड़िए, और नॉर्मल वाला क्या कर लीजिए? बैलेंस कर लीजिए। जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता होगा, नहीं पता तो हर डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोनों तरफ a1 a2 लेना पड़ेगा। स्टेशन दो तरफ लेंगे परपेंडिकुलर, तब a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर करना पड़ेगा। x और y दोनों निकालना पड़ेगा। अब बताओ a इधर है तो mg का इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे भाई, क्योंकि a है ये तो नॉर्मल वाला खुद इसके परपेंडिकुलर है तो इसको तोड़ने की जरूरत है। कौन टूटेगा? केवल mg टूटेगा। तोड़ने आता है? कैसे तोड़ते बेटा? एंगल देखते हैं। एंगल देखते तो कैसे देखते हैं भाई? ये थीटा सर, तो ये वाला, और ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला, इधर mg का कंपोनेंट। मजा आ रहा है ना? बैठे पढ़ लिया। अब लोग क्या करना है? केवल कंसेप्ट पर दौड़ना। दौड़ने का हथियार सब तुम्हारे पास है। mg cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? अरे वेरी गुड, mg sin थीटा। क्या हमारे स्टूडेंट अब समझ पा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पर n mg cos थीटा के, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो इधर के फोर्स क्या होंगे? तो n बराबर क्या लिखा जाएगा? mg cos थीटा और सर mg sin थीटा इक्वल टू ma। तो m गया तुम्हारे घर और a बराबर क्या आ गया? आज के बाद स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रखा जाएगा तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? g sin थीटा से। क्या कुछ भी आया? क्या ये सब पढ़े थे कि नहीं? सब पढ़ा हुआ है ना? क्या इतने ही पॉइंट पर पहले क्वेश्चन खेलने छोटे छोटे, अब फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखिएगा, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, लिखने वाले बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन smooth horizontal surface, placed on smooth horizontal surface, force F1 20 √2 Newton, force F1 20 √2 Newton acting in northeast direction, northeast direction। सुन रहे हो? force F2 50 Newton acting in 37 degree, acting in 37 degree south of
east, south or east, and a unknown force F3 is applied on it horizontally. An unknown force F3 applied on it horizontally. Block move with velocity, block move with acceleration 10 meter per second square, 10 meter per second square in east direction. In east direction. Find the unknown force. Find the unknown force with direction. Find the unknown force with direction. हो गया? कितना हुआ पहला क्वेश्चन? दूसरा लिखिएगा, वेक्टर F1 इक्वल टू 10I प्लस 20J न्यूटन, वेक्टर F2 इक्वल टू 30I प्लस 10J न्यूटन, and third force F3, vector F3 करेगा, applied on a particle of mass 5 kg, applied on a particle of mass 5 kg, if its acceleration is 10I plus 5J meter per second square. If its acceleration is 10I plus 5J meter per second square, find the force F3. Find the force F3. आया कि नहीं भाई? Find the force F3. कितने क्वेश्चन हो गए? तीसरा क्वेश्चन, a block of mass m, a block of mass m is placed on a smooth horizontal fixed surface. अरे एक मिनट, a block of mass m placed on a smooth fixed inclined surface of inclination theta with horizontal. It is released from rest. It is released from rest at a height h. At a height h. Find the velocity of block at the bottom. Find the velocity of block at the bottom. Second, time taken by the block to reach at bottom. Time taken by block to reach at bottom. A few minutes later. आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन है, उसको लेके आते हैं हम। पहला वाला क्वेश्चन, उसके बाद एक एक कर करके हम लोग सब समझते हैं और करते हैं। क्या ये 2 kg का ब्लॉक है और कहा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है? ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं। यदि इसका सचमुच फिगर बना रहे हैं तो ऐसे समझिएगा भाई, क्योंकि मेरा बोर्ड वर्टिकल प्लेन में है, हम तो वर्टिकल में दिखाएंगे इसका पूरा फिगर कि ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। मान लो हमने x ले लिया किधर, ईस्ट में, और y ले लिया किधर, नॉर्थ में। अरे ये बोर्ड ऐसे नहीं, ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वर्टिकल क्या होता है, ऐसे ऊपर होता है। तो जो यन काम करेगा इसमें, वो ऊपर काम करेगा इस केस में, है ना। हमारा बोर्ड वर्टिकल में दिखा रहा है ना, तुम लोग का कॉपी सही है। कॉपी में रखोगे तो क्या होगा भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया एक्स वाई, और ये वर्टिकल अपवर्ड, ये वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वर्टिकल अपवर्ड में तो यन काम कर रहा है, क्योंकि ये रुका हुआ है यहाँ पर, तो यन लग रहा है यन, और नीचे क्या हो गया, mg। तो इस पर ऊपर क्या हो गया, यन, और नीचे क्या हो गया, mg। तो बड़े हंसते हंसते आपने कह दिया यन mg से बैलेंस हो चुका है, क्योंकि उधर तो जा नहीं रहा है। अरे
अब कौन कौन फोर्स काम किया? पहला फोर्स तुम लोगों ने बताया 20 × 2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट साइड यही डायरेक्शन होता है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री और वैल्यू 20√2 हो गया। दूसरा क्या बोला? 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के साउथ में, ईस्ट के साउथ में हम इधर आएंगे, और ये एंगल 37 डिग्री दिया है और ये 50 दिया। थर्ड फोर्स हॉरिजॉन्टल का रहा है, वर्टिकल नहीं कहा है। हॉरिजॉन्टल कहां है और कहां है इसका वैल्यू अननोन है, तो F3 को F3 ही रहने। और बड़े अच्छे से हम यहां लिख सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 बराबर m इंटू a। अब तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तीन क्या? हाँ, तीनों को, F1 F2 और a को। a कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट में, तो 2 ईस्ट डायरेक्शन को x एक्सिस मान रहे हैं, तो ये 10i हो गया। सही है ना? 20√2 को तोड़िए, इधर 20 आएगा, इधर भी 20 भाई। 20√2 cos 45 1/√2, तो इधर 20 इधर 20। क्या F1 इक्वल टू, तुम्हें नहीं लगता है 20i प्लस 20j हो गया है? ये 50 है, इसका इधर का में तुरंत क्या आएगा 50 cos 37, cos 37.8 है। 50 इंटू पॉइंट जगह हो ना, 50 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा भाई? ये यहां पर आने वाला है 40 और इधर आने वाला है 30। क्या दूसरा वाला वेक्टर भी तैयार होकर आ गया क्या हमारे पास? दूसरा वाला वेक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर? प्लस F2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 40i माइनस 30j, और शायद F3 बचा हुआ है। अब बता, जोड़ लो 20i 40i, शायद ये मिलकर 60i हो गया। सर 20j माइनस 30j, 20j माइनस 30j माइनस 10j, और यही आया है प्लस F3, और इधर आ गया 20i। पहले बताओ भाई, हम सही किए हैं कि नहीं? कहीं कोई गलती दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि हमको तो तुम लोग का आंसर गलत दिखने जा रहा है। अब आ जाओ यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं? पहले हॉरिजॉन्टल माने समझे कि नहीं? तुम लोग तो पहले ही लुढ़क गए। ये हॉरिजॉन्टल में है, और वर्टिकल समझ गए ना? इसको कहते हैं बेटा वर्टिकल अपवर्ड, और इसको कहते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड। निसंदेह एमजी डाउन, मैंने कहा भी था कॉपी लेके समझाए, इसको कहा था ऐसे समझो। बोर्ड ये बोर्ड ऐसे, तो यह इधर एमजी नीचे, वो वर्टिकल वो बैलेंस हो गया। खेल सब किस प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल। और हम लोग बोर्ड पर क्या दिखा रहे हैं? केवल हॉरिजॉन्टल। एमजी किधर लग रहा है? अंदर। एल किधर लग रहा है? बाहर। बस हो गया। और एक्सलेशन इधर जा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स क्या हो गए? बैलेंस। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन पर भाई। अब F3 का वैल्यू क्या आया? वेक्टर F3 इक्वल टू, उधर ले जाओ, कितना आया? माइनस 40i और प्लस 10। अब F3 निकल आएगा, क्योंकि 10 कॉमन हो जाएगा और √17 आने वाला है भाई। 10 कॉमन हो जाएगा और ये अगर 10√17 न्यूटन है। हाँ, डायरेक्शन बोलोगे तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। माइनस 40i इधर जाएंगे भाई, फिर प्लस 10j इधर जाएंगे, और ये डायरेक्शन होगा थीटा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये tan थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो tan इनवर्स 1/4। जो उल्टा लिखेगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वो tan इनवर्स 4 लिखेगा। शायद ये बता चुके होंगे हम लोग। tan इनवर्स 4 लिखेगा जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेगा, और जो नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख रहा है वो tan इनवर्स 1/4। ये क्वेश्चन तो एकदम आसान था, ये लगाने का भी मन नहीं कर रहा। कितने फोर्स हैं? 3 फोर्स ना। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 बराबर m into a 5 into a 10i प्लस 5। ये ना। अब बताओ, F1 भी पता है, F2 भी पता है, ma भी पता, तो क्या F3 दौड़ के आ जाएगा कि नहीं? बोलो F1 कितना हमारे पास है? अरे यही जोड़ दे क्या F1 F2? बोलो यही जोड़ देते हैं। जोड़ दो। 10 30 कितना हो गया? 40i। हाँ या ना? और प्लस कितना हो गया? 30j। क्या ये F3 हुआ कि नहीं भाई? और ये क्या 50i प्लस 25j हुआ कि नहीं भाई? अब तुम ही बताओ F3 इक्वल टू कितना हो रहा है? 10i यहां से, और इसको इधर ले जाओ, माइनस 5j।
आगे चलें। मॉड ऑफ F3 निकालिए, क्या आएगा मॉड ऑफ F3? या 5 रूट 5 न्यूटन। मॉड निकालेंगे, इसी टर्म में पूछा हुआ था। 10i माइनस 5j सही आंसर था। 10i माइनस 5j, इसमें दम भी नहीं था, इतना सही हो। आइए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना वेलोसिटी यहाँ होगा, कितने टाइम पे पूछेगा। अच्छा ये बताओ, क्या इसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? अरे एक ही लाइन में चल रहा है कि नहीं बताओ। और अब चूंकि न्यूटन लॉ मोशन पढ़ लिए तो a बराबर कितना आया था? g sin थीटा। क्यों भाई? याद है ना, mg इधर होता है सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर होता है सर, mg का इधर थीटा होता है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन इधर ही होगा, जाएगा इधर ही जाएगा, पता है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो फोर्स किधर तोड़ेंगे? एक्सीलरेशन के अलोंग और एक्सीलरेशन के नॉर्मल। तो इधर तोड़ेंगे तो mg cos थीटा, समझ रहे हो? इधर mg, इस शब्द तुम लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, एक्सीलरेशन के अलोंग तोड़ते हैं और एक्सीलरेशन के नॉर्मल तोड़ते हैं। बाद में क्वेश्चन लगाने पर यही शब्द काम करेगा, और केवल सर्कुलर इसी में नहीं, सर्कुलर मोशन में भी काम करेगा। जहां भी फोर्स लगेंगे और हमें तोड़ने पड़ेंगे, उन सब जगह इसी तरह तोड़ेंगे। क्या हमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता है? यदि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता तो क्वेश्चन आसान है। अब फोर्सेस को तोड़ेंगे एक्सीलरेशन के अलोंग और एक्सीलरेशन के नॉर्मल। नॉर्मल वाला बैलेंस करेंगे और जो नेट फोर्स एक्सीलरेशन के अलोंग आ रहा है वही नेट फोर्स बराबर ma करेंगे। सुन रहे हो क्या शब्द है? अब ये सब लोग समझ गए, mg sin थीटा इक्वल टू ma करेंगे तो a बराबर क्या आएगा? g sin थीटा। अच्छा एक्सीलरेशन आ गया, अब यहां पर क्या निकालना है? वेलोसिटी। क्या हमको इसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं भाई? तो हम लोग लगा देते हैं v स्क्वायर बराबर स्ट्रेट लाइन लगेगा क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो वो सब फॉर्मूला जी गए जो हम लोग पढ़ के स्ट्रेट लाइन में आए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u क्या हो गया? 0 प्लस 2a कितना बेटा? g sin थीटा। अब यस बोलोगे तो हमारे स्टूडेंट समझे यस कैसे निकलेगा? अरे कदे लोग जब हाइट पता है तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? कैसे? sin थीटा याद हो ना बेटा, परपेंडिकुलर बाई s। तो s बराबर हमारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे? h बाई sin थीटा। यही मेन बात था। अब बताइए यहां जब यस रखेंगे तो h बाई sin थीटा कट गया। v बराबर क्या आया बेटा? √2gh। वैसे बता दें ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी कर सकते थे। और हम बताए हैं चाहे यदि स्मूथ सरफेस है तो मैकेनिकल और ग्रेविटी की ना, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करा और कोई फोर्स एक्स्ट्रा तो है नहीं, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे। और यदि सरफेस स्मूथ है तो आप लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, उसके हिसाब से भी v का बराबर u का प्लस 2gh दिए होते तो भी यही आ जाता है। लेकिन टाइम के लिए तो काम करना पड़ेगा। अब टाइम समझ लो, यस पता है, चले टाइम में हम लोग को यस पता है यहां से यहां तक। तो यस बराबर क्या लिख देंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut क्या हो गया? 0। क्या हाफ हो गया? a का वैल्यू g sin थीटा इनटू t स्क्वायर हुआ कि नहीं? और यस बराबर क्या लिखा जाएगा? यस बराबर h बाई sin थीटा। h बाई sin थीटा इक्वल टू हाफ g sin थीटा t स्क्वायर। t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई g sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो अंडर रूट हो जाएगा। एकदम ये आंसर आप लोग का सही आया था, √2h बाई g sin स्क्वायर थीटा। या जो लोग स्क्वायर बाहर निकाल देंगे 1 बाई sin थीटा √2h बाई g। किसी का आया था क्या ये? बस किया जाए, अब अपने जगह से पहुंचा जाए। क्लियर हुआ ना सब लोग को? जितना बात बोले थे उसको समझा दिया कि भाई देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बतलाता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बतलाता है भाई? फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला आया? वेक्टर F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई कहेगा एवरेज फोर्स निकालो तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा p बाई डेल्टा t। एवरेज ही हो। और यदि ऐसे कहेगा तो dp बाई dt। कहीं भी मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में दे दिया। अब तुमसे बोले फोर्स निकालो तो वेक्टर F बराबर dp बाई dt। हाँ यदि मास कांस्टेंट है तो मैंने बोला वेक्टर F बराबर m इंटू a। हाँ ध्यान दीजिएगा, मास कांस्टेंट है तो F बराबर ma। यदि केवल फोर्स दिया है तो नेट फोर्स बराबर m इंटू a कर देंगे। जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। लेकिन यदि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता है
तो हम लोग फोर्स कैसे तोड़ेंगे? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता और वैल्यू निकालना हमको एक्सेलरेशन का, तो हम फोर्स को एक्सेलरेशन के अलोंग और नॉर्मल तोड़ेंगे। नॉर्मल वाले सभी फोर्स बैलेंस कर देंगे। आगे होगा समझ में? हाँ, ये यह कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स है। याद रखिएगा, जितने फोर्स लग रहे हैं सब लगा के नेट फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? बुद्धि चल रहा है? आगे एक क्वेश्चन और लिख लो। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज a sin omega ti plus a cos omega tj. Momentum of a particle is defined as a sin omega ti plus a cos omega tj. What is the angle between force and momentum? What is the angle between force and momentum? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा दे, दूसरा, a particle has momentum, a particle has momentum px equal to 2t square, py equal to 3t, py equal to 3t. Find the value of force at 1 second. Find the value of force at 1 second. अब बोलो भाई, इसमें करना ही क्या था? वेक्टर F बराबर dp by dt करते, और जैसे ही करते क्या होता है? a ओमेगा, साइन का क्या जरूरत है? cos ओमेगा ti, और इधर करते तो माइनस a ओमेगा, cos का क्या जाएगा भाई? साइन ओमेगा टीजे हो जाएगा। तुम लोग जानते हो ना, दो वेक्टर बन गया, फोर्स और मोमेंटम वेक्टर बन गया। अब क्या दो मोमेंटम वेक्टर बन गया, उनके बीच का एंगल निकालने के लिए पहले डॉट लेते हैं ना, एफ डॉट बी। याद है ना वेक्टर कैसे निकालते हैं एंगल? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो पहले f और p के बीच निकालना है, तो वेक्टर f डॉट p अपॉन मॉड f मॉड p करेंगे। फिर उसके पहले ही f डॉट p करते ही खेल खत्म हो गया। ये देखो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t। दिख रहा होगा, i डॉट i 1 होता है, और j डॉट j 1 होगा तो माइनस a स्क्वायर ओमेगा cos ओमेगा t sin ओमेगा t। दोनों एक ही बात है ना, ये और ये क्या आ गया? जीरो। ये जीरो आना मतलब क्या बता रहा है? फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेक्टर F और वेक्टर P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री है। अब देखो, अब px दिया py दिया है, तो जान इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो भाई। px बराबर क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर i, और py बराबर क्या हो जाएगा? 3t। या तो xy करके लिखिए या ij में लिखिए, ऐसा काम तो करवा चुके हैं, बात बता चुके थे किसी समय। अब वेक्टर f बराबर क्या होता है? dp by dt। जैसे करेंगे क्या आएगा? 4ti plus 3j, dt by dt 1 हो जाएगा। अब बड़े आराम से वेक्टर f बराबर 1 सेकंड दे रहा है, 1 सेकंड मतलब 4i plus 3j। क्या इसका मॉड नहीं निकाल सकते हो? 16 plus 9 कितना आ जाएगा? कितना? √25 5। किसी का आया था? समझ में आया कि नहीं? धीरे-धीरे। तो क्या न्यूटन सेकेंड लॉ क्लियर? न्यूटन सेकेंड लॉ से कई बातें हम निकाल। एक तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दूसरा बात मास कांस्टेंट है तो F बराबर ma। रिमेंबर दैट दिस F इज नेट फोर्स। नेट फोर्स माने कि कई फोर्सेस लगे हैं, तो सबको वेक्टोरली ऐड कर दीजिए, तो नेट फोर्स बराबर ma। यदि क्वेश्चन में सभी फोर्स दिया है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि F बराबर नेट फोर्स निकाल दीजिए, ma कर दीजिए, जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन है वही a का डायरेक्शन हो। तो यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि a का डायरेक्शन क्लियर हमको दिखाई दे कि इधर ही है, तो फोर्सेस कैसे तोड़ेंगे? उल्टा बात, जिधर नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन है, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स है।
तो जिधर एक्सेलरेशन है, मान लीजिए उधर का फोर्स बैलेंस नहीं है और उसके परपेंडिकुलर में बैलेंस है, तभी तो इधर नेट अनबैलेंस फोर्स है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमेशा फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग और एक्सेलरेशन के नॉर्मल तोड़ेंगे हर जगह क्वेश्चन, और नॉर्मल वाला बैलेंस कर देंगे, और एक्सेलरेशन के अलोंग जो नेट फोर्स होगा, मतलब नेट फोर्स जो प्लस में होगा तो प्लस और अपोजिट होगा तो माइनस करके नेट फोर्स बराबर m * a।